हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 22 अप्रैल 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर अगर हम बात करें OIC, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कितने सदस्य देश हैं। इस पर पहले भी हमने एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगेन इसको हम अच्छे से देखेंगे। अगेन जब हम आगे बढ़ते हैं पेपर में, तो यहाँ पर 8 नंबर में सबक सिखाने वाला संकट, तो हमको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। सभी बातें हमको याद नहीं रखनी है, लेकिन यहाँ पर जीडीपी का 1.5% हम खर्च करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है कि हम पूरे वर्ल्ड में, लगभग पूरे वर्ल्ड में अगर विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पर लगभग 6% जीडीपी का खर्च किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर, लेकिन हम कितना करते हैं, सिर्फ 1.5। और इसके ऊपर एक बार पहले भी हमने डिस्कशन किया था द हिंदू एनालिसिस में कि हमारे यहाँ 1.5 है, और 2025 तक जो न्यू हेल्थ पॉलिसी आई है उसमें हमने 2.5% जीडीपी का खर्च करने की बात की गई है। तो केवल एक छोटा सा डाटा हमको लेकर यहाँ चलना है। अगेन जब इसमें हम देखते हैं वक्त की जरूरत है, ऑनलाइन शिक्षा, कल ही इस पे बात की थी कि ऑनलाइन शिक्षा मीन्स ई एजुकेशन। तो इस पर हमको ध्यान देना है कि कैसे हम इंडिया में ई एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। ई एजुकेशन अगर आप जब देख रहे हो कि यूट्यूब में चाहे व्हाट्सएप से हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, या टेलीग्राम, इन सभी में भेजने का जो एक प्रोसेस है, या फिर हम जब वीडियोस देखते हैं, तो ये सभी क्या है, ई एजुकेशन। ये सभी ई एजुकेशन का एक फॉर्मेट है। तो इसीलिए क्योंकि अब ऐसे समय जब लॉकडाउन है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते, टीचर एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्लासेज बंद हो गई है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स ये सब बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे समय ई एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है वहाँ ई एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और कल के ही न्यूज़पेपर में हमने टेली मेडिसिन का उपयोग इंपॉर्टेंस भी देखा था। तो कभी भी अगर ऑनलाइन शिक्षा ई एजुकेशन पर लिखने के लिए आए, ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट या फिर भारत नेट की एक बड़ी परियोजना है, जिसके द्वारा पूरी 2.5 लाख जो पंचायतें हैं पूरी इंडिया में, उनको जोड़ा जाएगा। तो याद रखना, भारत नेट। अगेन जब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, तो यहाँ पर संकट में उम्मीद जगाता भारतीय दवा उद्योग, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। केवल हमको क्या याद रखना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, ये क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग। क्या है, एंटी मलेरिया को ये रोकने का काम करती है। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कि इंडिया इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया के द्वारा सप्लाई होती है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। और ये क्यों ही न्यूज़ में रहा था, क्योंकि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है कोरोना वायरस के लिए, और हम हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन को उन मरीजों को दे सकते हैं जो कोरोना वायरस से बचने का जिनका चांस नहीं है, या उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, जिनका बचने का चांस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन से उन लोगों की जान बचा सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने पहले इस बैन लगा दिया था, बाद में इसको वापस बैन को उठा लिया गया था। तो सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का याद रखेंगे। यहाँ पर एक दे रखा पायरेसी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर कोई गरीब देश है, उसके रिसोर्सेज का अगर कोई अमीर देश गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसको बोलते हैं पाइरेसी। और एक होता है बायोपायरेसी, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका, एक होता है जीनोम पायरेसी या जीन पायरेसी। इसमें कोई खिलाड़ी अगर मान लो अपने शरीर में कोई जीन इंजेक्ट कर ले ड्रग्स की जगह जीन को, तो जीन को कोई पता नहीं कर सकता, तो ये भी एक पायरेसी का एग्जाम्पल है। तो जीन पायरेसी या बायोपायरेसी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है समावेशी विकास, ये आर्टिकल में उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, बट समावेशी विकास हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का मीन्स हमारे देश में ऐसा विकास हो, और ये यूपीएससी का एक टॉपिक भी है हम इकोनॉमी में। समावेशी विकास का मतलब ही क्या होता है कि हम देश में ऐसा विकास करें जो सभी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो,
चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़े हो, सभी को, चाहे अमीर गरीब, ये सभी के पास उस वस्तु का या उस प्रोडक्शन का या विकास का जो इम्पोर्टेंस है या उसका रिजल्ट है वो सभी तक पहुंचे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं तो केवल शहर वाले उसका उपयोग करें। इंटरनेट को सुविधाएं हम इस प्रकार से दें, इस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि गांव वालों को भी उसका फ़ायदा मिले और शहर वालों को भी उसका फ़ायदा मिले। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में समावेशी विकास पर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि समावेशी विकास क्या है और इसका भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो समावेशी विकास हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास के द्वारा हम जो भी ये जितनी डिजीज हो रही है इनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि समावेशी विकास में ही, जैसे अगर समावेशी विकास का मतलब क्या है कि अगर हम हेल्थ में आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो हेल्थ का सभी को फायदा मिलना चाहिए, तभी वो समावेशी विकास है। अगेन हम जब बिजनेस में यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल किसी के काम के नहीं आएगा सस्ता क्रूड, क्योंकि हमारे पास भंडारण व्यवस्था नहीं होने के कारण हम जो सस्ता क्रूड ऑयल हुआ है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन चीन के साथ व्यापार में हम ले सकते हैं बढ़ोतरी। यहाँ से व्यापार घाटा क्या होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि द हिंदू के जो एनालिसिस है उसको जरूर फॉलो करें। हम द हिंदू और दैनिक जागरण में हमेशा अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं डेली, लेकिन जो टॉपिक कई बार जो सेम रहते हैं, जो दोनों में कंबाइंड एक जैसे आते हैं, उनको हम एक ही जगह द हिंदू एनालिसिस में क्या करते हैं, डिस्कशन। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है 1 अप्रैल से लेकर आज तक जो लगभग अब जो न्यूज़ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कशन पीछे हो चुके हैं इस महीने में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने बहुत अच्छे से देखा था कि भुगतान संतुलन क्या होता है। इसके 2 पार्ट हैं, इनविजिबल अकाउंट, विजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में हमने देखा था कि वस्तुओं का व्यापार होता है, इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज में सेवाओं का व्यापार होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम देखते हैं तो उसमें जो इनविजिबल अकाउंट है और उसके साथ विजिबल अकाउंट है, तो विजिबल अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट, और उसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। अगर किसी देश के द्वारा वस्तुओं का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वो क्या है, व्यापार घाटा। और चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा लगभग 50 से ज़्यादा, लगभग हमारा क्या रहता है, व्यापार घाटा 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक टेंशन वाली बात है इंडिया के लिए कि हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसको कैसे कम किया जाए। तो यहीं पे एक नई बात आई थी कि एफडीआई में अभी हाल ही में चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अभी हम देखेंगे एफडीआई क्या है, इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एफडीआई का आज एक टॉपिक लेंगे हम। अगेन जब हम चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं OIC जो पहले आ चुका था द हिंदू में, इसीलिए द हिंदू पेज नंबर 10 लिखा हुआ है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका रीजन क्या था, जेरूसलम जो था, जेरूसलम में एक बार अल अस्का जो मॉस्क्यू है वहाँ पर फायर हो गई थी। तो फायर होने के कारण क्या हुआ कि ये जेरूसलम में अल अस्का जो मॉस्क्यू है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक पवित्र स्थल है, इसीलिए सबको एक होना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम इंटरेस्ट कहीं कहीं यहाँ पर उनके हितों पर क्या था, ये एक तरह से आघात था, इसीलिए इसको रोकने के लिए सब एक हुए। 57 कंट्रीज इसमें हैं, जिनमें 56 कंट्रीज यूएन के सदस्य हैं, लेकिन एक को छोड़कर, वो कौन है, फिलिस्तीन। तो ये थोड़ा सा याद रखना। हेड क्वार्टर इसका कहाँ, जिदा मीन्स सऊदी अरबिया में। इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, वो तीनों देशों के 4 कंटिनेंट में 4 महाद्वीपों के देश है। यूरोप में अल्बानिया एंड गुयाना, साउथ अमेरिका से एंड सूरीनाम। तो गुयाना सूरीनाम साउथ अमेरिका से, जबकि यूरोप से कौन है, अल्बानिया। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि कौन सा देश कहाँ से है, अल्बानिया, गुयाना, सूरीनाम। अगर हम एफडीआई की बात करें, एफडीआई नॉर्म्स 19 अप्रैल 2020 के द हिंदू में ये एफडीआई नॉर्म्स के ऊपर हमने अच्छे से बात की थी। द हिंदू के पेज नंबर 10 और दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर भी ये न्यूज़ आई थी। तो अब देखते हैं, अगेन आज इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सिंगल इन्वेस्टर, मतलब बाहर का कोई एकल विदेशी निवेशक है और हमारे यहाँ पर आकर किसी एक कंपनी में वो लगभग 10% का भाग खरीद लेता है या 10% भाग वो लगा देता है पैसा, तो वो क्या होती है, एफडीआई। एफडीआई का मतलब ही क्या होता है कि 10%। अब एफडीआई का नेचर क्या होता है, ये स्थायी होता है, मीन्स लंबे समय के लिए कोई सोचकर लगाता है पैसा, दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखकर, और निवेशकों को यहाँ पर नियंत्रणकारी शक्ति दी जाती है। मीन्स जिस कंपनी में उसने 10% या इससे ज़्यादा पैसा लगाया है, उस कंपनी में उसको जब भी निर्णय लिए जाएंगे तो भागीदारी दी जाएगी। एफडीआई 2 प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई कितने प्रकार का होता है।
इसमें अगर हम देखें ग्रीन एफडीआई वो होती है जहां पर अगर नई कंपनी स्थापित हो रही है उस समय अगर निवेश किया जाता है तो वो है ग्रीन एफडीआई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अगर सेकंड देखिए तो ब्राउन फील्ड इकोनॉमी, जो पहले से कोई स्थापित कंपनी है उसमें अगर एफडीआई किया जाता है, केवल यहाँ स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है। मीन्स पहले मान लो कि कोई दूसरे की कंपनी थी, उसमें 10% जो इस स्वामित्व है वो किसी और को दे रहे हैं, तो ये क्या होगी, ब्राउन फील्ड। अगर अच्छाई की बात करें तो अच्छा कौन सा है, ग्रीन फील्ड, क्योंकि इसके साथ हमको पूंजी निर्माण, उसके बाद जीडीपी में बढ़ोतरी और रोजगार, ये सभी इसमें आते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मीन्स नई कंपनी स्थापित होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि ब्राउन फील्ड में पहले से कोई स्थापित कंपनी है उसमें केवल पैसा लगाया जा रहा है, पैसे की खरीदारी की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण। एफडीआई इंडिया में कैसा आता है, इसका अगर हम देखें कि कैसे इसको अनुमति मिलती है, तो दिल्ली मार्ग है, एक था मुंबई मार्ग। दिल्ली मार्ग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, मीन्स इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कायदे थे और इसमें एफडीआई लाने में बहुत दिक्कत आती थी। अब है केवल मुंबई मार्ग, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक या उदारीकृत मार्ग, जो आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बहुत सरल प्रोसेस है जब भी एफडीआई आता है, लेकिन अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रस्ताव रहता है एफडीआई का, तो उसके लिए इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से अप्रूवल मिलना जरूरी है। मीन्स ये हो गया केंद्र सरकार इसमें अप्रूवल देगा। लेकिन हाल ही में जो एफडीआई में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि अब जो ऑटोमेटिक रूट है वो थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कई कंपनियां तनाव में है और हो सकता है कि चाइना उसमें ज़्यादा खरीदारी कर ले, चाइना मतलब ज़्यादा पैसा लगा दे और उसमें शेयर खरीद ले। इसी को बचाने के लिए मुंबई मार्ग को थोड़े दिन के लिए बंद करके क्या किया है हमने, एफडीआई सभी देशों के लिए नहीं, केवल जो बाउंड्री टच करते हैं इंडिया के, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना वाला थोड़ा सा पार्ट है, ये सभी देश, तो म्यांमार, इन सभी देशों के लिए ऐसा किया गया, भूटान। तो ऑटोमेटिक रूट थोड़े दिन के लिए। अब क्या होगा, गवर्नमेंट पहले केवल 5,000 से ज़्यादा का एफडीआई प्रस्ताव के लिए ऐसा होता था, लेकिन अब सभी जो एफडीआई हैं जो इन बाउंड्री टच जो इंडिया के हैं उनको ऐसा करना पड़ेगा। हाल ही में सरकार का क्या निर्णय है कि गवर्नमेंट जो भी भारत की सीमा से जुड़े देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, एफडीआई केंद्र की मंजूरी जरूरी है। कंपनी हो चाहे उस देश का कोई नागरिक, लेकिन अगर गैर भारतीय इकाई है, मीन्स नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो बहुत सारे देश की जाकर बाहर रहते हैं देशों में, वो अभी भी निवेश कर सकते हैं। उनको केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जो प्रतिबंधित है, जैसे अगर ड्रग्स का मामला है या एटॉमिक एनर्जी है। और ये लागू किस पर होगा निर्णय, जब कोई कंपनी या लोग 10% या उससे ज़्यादा कहीं हिस्सेदारी खरीदेंगे, उन्हीं पर ही लागू होगा। अगर कोई 1% का एफडीआई कर रहा है, मीन्स उसको एफडीआई कहते भी नहीं है, एफडीआई कहते ही किसको, अभी हमने देखा था कि जब 10% या 10 से ज़्यादा का शेयर खरीदे, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब एक प्लाज्मा थेरेपी हमेशा न्यूज में आता रहा है, तो मैंने सोचा कि द हिंदू में तो हमने इस पर डिस्कशन किया है, तो दैनिक जागरण में इस पर डिस्कशन कर लिया जाए। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, देखो, एक कोई व्यक्ति है, उसके ये कोरोना से ग्रसित व्यक्ति ए है और इसका इलाज हो गया, ये स्वस्थ हो गया, इसके ब्लड में वायरस के कारण एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है। एंटीबॉडी क्या होती है, जब कोई भी हमारे शरीर में वायरस घुस जाता है या कोई बैक्टीरिया, तो उसके कारण हमारे शरीर को बचाने के लिए ये क्या होते हैं, एंटीजन, और इनके उपलक्ष्य में इनको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है और ये प्लाज्मा में इकट्ठी हो जाती है। अब क्या होगा कि एक कोई दूसरा व्यक्ति बी है जो कोरोना से ग्रसित है, अब ये जो स्वस्थ हो गया एक व्यक्ति पहले से कोरोना से, इसके व्यक्ति की एंटीबॉडी हम क्या करेंगे कि जो दूसरा बी व्यक्ति है उसमें प्लाज्मा में हम ये प्लाज्मा को उसके ब्लड में डाल देंगे। इससे क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी, और बी व्यक्ति इससे स्वस्थ होने के पूरे चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि व्यक्ति ए की एंटीबॉडी को बी व्यक्ति के ब्लड में हमने डाल दिया है, तो यही क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। अब अगर हम देखें यहाँ पर ब्लड, ये प्लाज्मा थेरेपी हमने जब देखा है, तो प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, इसमें प्लाज्मा ब्लड में है क्या, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ब्लड जब देखते हैं हम, तो ब्लड में दो पार्ट रहते हैं हमेशा, एक है प्लाज्मा, जो ब्लड का पार्ट 55% बनाता है, सेकंड है ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या है, O2 और CO2 का परिवहन, जबकि डब्ल्यूबीसी हमारी क्या करती है, प्रतिरक्षा का काम, जबकि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति सही होने पर